नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। दोनों तरफ की तैयारियां हैं और ताकत पूरी लगी हुई है। एनडीए के नेताओं की बैठक हो गई। बीजेपी के संसदीय दल के भीतर जो 2 दिनों की कार्यशाला है, उसमें सोमवार को यह बताया जाएगा सांसदों को कि वोट कैसे करना है। एक एक वोट के ऊपर पार्टी की अब पार्टी नेतृत्व की नजर है। एनडीए के जितने भी दल हैं, उन सभी दलों के बीच में तालमेल हो और एक-एक सांसद आकर के सही तरीके से वोट करे, इसकी तैयारी चल रही है। और इसको लेकर के कई हलकों में अलग-अलग तरीके से चर्चा आपने देखी होगी, सुनी होगी। चर्चा ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी इस बार बहुत डरी हुई है। इस बार 2014 और 2019 वाली बात नहीं है। तब तो 282, 303 सीटों वाली बीजेपी थी, प्रचंड बहुमत था, जो चाहती थी कर लेती थी, लेकिन इस बार तो 240 वाली सरकार है। यह सरकार बैसाखियों पर चल रही है और बैसाखी कोई भी खिसक सकती है। इसलिए सरकार बहुत डरी हुई है। एनडीए के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री खुद ही बात कर रहे हैं। नेताओं को दावतें दी जा रही हैं, एनडीए की बैठक करवाई गई। उसके भीतर अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को रखा गया। अब बीजेपी की संसदीय दल की बैठक चल रही, सांसदों की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री पिछली कतार में दिख रहे हैं। एक मैसेज दे रहे हैं, जितने भी लोग पार्टी के भीतर नाराज थे या प्रधानमंत्री के काम करने के तौर तरीके से, अमित शाह के काम करने के तौर तरीके से सहमत नहीं थे, वो अपना घाव लेकर के चल रहे थे, वो दरअसल इस बार गच्चा देने वाले हैं। यह सुन रहे होंगे आप, कई वीडियो इस तरह के बनाए जा रहे हैं और बड़े धुरंधर पत्रकारों के माध्यम से। दिल को खुश रखने को गालिब ये ख़याल अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के पास अंदेशा नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये तैयारियाँ जो चल रही हैं, ये तैयारियाँ गलत हैं। यह भी नहीं है कि एनडीए और बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, उनको एक साथ रखने, बाँधने और उनको एकजुट होकर के वोट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, ऐसा नहीं है। है, ये सब सही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहली बार हो रहा है? कुछ भी कह देने में कोई गलत बात नहीं है और इसमें से जितनी भी चीज़ें कही जा रही हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सब ठीक है। लेकिन ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। इस बार नतीजा कुछ और भी हो सकता है। इस बार एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हार सकता है। सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर सरकार छोड़ने का, सत्ता छोड़ने का नैतिक दबाव आ सकता है। जब इस तरह की व्याख्या होती है, तो कोशिश ये रहती है कि आप सही तरीके से चीज़ों को देखे जानें। इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, उनमें क्या-क्या हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी से अंदाज़ा हो जाए कि एनडीए की बैठकें, बीजेपी के सांसदों की बैठकें, वोटिंग करने के तरीके के बारे में बताना और सबको ताकीद करना कि कोई भी वोट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्या पहली बार हो रहा है? क्या पहली बार इतना डर है पार्टी नेतृत्व को? क्या पहली बार इस तरह से नैया डवाडोल सी दिख रही है कि यह चुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम हार ना जाएँ? इसलिए अब मैं आपको 2017 लेकर चलना चाहता हूँ। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, और ये खबर है, जो खबर उस समय जो अखबार हैं उनके हवाले से मैं आपको खबर पढ़ रहा हूँ, ताकि क्या होना है और क्या तैयारी चल रही, इसका अंदाज़ा मिले। यह 282 सांसदों वाली बीजेपी थी, 2014 वाली, जिसको कहा जाता है कि इस बार हालात वैसे नहीं हैं। उस समय बीजेपी ने क्या किया था, ये देख लेते हैं एक बार। ये रिपोर्ट कहती है कि एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 9 जुलाई को चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ जाएंगे। उनके साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली और अरुण सिंह होंगे। इसके साथ संजय जायसवाल भी होंगे। 2 दिन बाद रामनाथ कोविंद गुजरात जाएँगे। 12 जुलाई को रामनाथ कोविंद झारखंड जाएँगे। ये तमाम राज्यों में जाकर के और वोट माँगा जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद ही वोट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में विधानसभाओं के भीतर जो एमएलए हैं, वह भी वोट करते हैं। विधानसभाओं का, विधानमंडल का भी रोल होता है राष्ट्रपति चुनाव में।
तो राष्ट्रीय चुनाव में अब 9 दिनों का समय शेष है। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जोर-शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। 16 जुलाई की शाम 5 बजे संसद भवन में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई है। ये उस समय भी एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाई गई, उस समय बीजेपी के सांसदों की बैठक बुलाई गई और रामनाथ कोविंद राज्य-राज्य जा रहे थे, अपने लिए वोट माँगने की खातिर, तब जब बीजेपी की जीत लगभग तय थी। ये सारे राज्य बीजेपी शासित थे तब भी। अब अगली खबर, द्रौपदी मुर्मू जो 2022 में चुनाव लड़ी, रामनाथ कोविंद 17 से 22 और द्रौपदी मुर्मू 2022 के चुनाव में उतरी। इसमें खबर ये कह रही है, मेरे सामने जो है, कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए नेताओं की अहम बैठक आज। इन दलों ने किया द्रौपदी मुर्मू का समर्थन। बीजेपी ने 28 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले 2 दिन पहले अपने सभी सांसदों को दिल्ली पहुंचने को कहा है। इस बार भी कहा कि आ जाओ 2 दिन पहले। इस बार भी वो सेशन चल रहा है, इस बार भी ट्रेनिंग दी जा रही है और उस समय भी 2022 में भी राष्ट्रपति पद का जब चुनाव चल रहा था, तो बीजेपी ने अपने सांसदों को दिल्ली बुलाया था और एक प्रशिक्षण और प्रस्तुतिकरण सत्र आयोजित किया जाएगा, जैसा अभी है, ताकि उन्हें मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी बारीकियों से अवगत कराया जा सके। तब तो प्रचंड बहुमत की सरकार थी 2022, 303 सीटें बीजेपी के पास संसद में, मैक्सिमम राज्य सरकारें बीजेपी की। फिर भी एनडीए की बैठक, फिर भी सांसदों को ट्रेनिंग देना कि वोट कैसे डालना है, ताकीद करना कि आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा आगे आते हैं। धनखड़ साहब जिनके इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, वह भी जब एनडीए का उम्मीदवार बनाए गए उपराष्ट्रपति पद के लिए, उनके लिए जो खबर है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। धनखड़ ने एनडीए सांसदों की एक बैठक में भाग लिया, जिन्हें एक प्रेजेंटेशन दिया गया। उसमें एक मॉक वोटिंग सेशन भी शामिल था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी वोट अवैध ना हो। जगदीप धनखड़ जब चुनाव लड़ रहे थे 2022 में, उस समय भी वोट खराब ना हो इसकी खातिर सांसदों को ट्रेनिंग दी गई, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद के चुनावों के दौरान। जैसे एनडीए के नेताओं की बैठक तब बुलाई गई 2017 और 2022 में, वैसे ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी बुलाई गई और एनडीए की बैठक में जगदीप धनखड़ को बिठाया गया। जैसे इस बार एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन को एनडीए की बैठक में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये एक परंपरा है, एक रिवाज है। हर दल, हर गठबंधन, हर दल अपने तरीके से संसदीय परंपरा को निभाता है और ये बीजेपी निभाती रही है। बीजेपी के साथ अच्छी बात यह है कि चुनाव छोटा है या बड़ा है, जीत सुनिश्चित है या हार तय है, किसी भी स्थिति में वो पूरी ताकत लगाती है और जितनी भी ज़रूरी बातें हैं, अनुशासन के दायरे में जो भी आता है, वह सब वो बरतती है। हैदराबाद के लोकल बॉडी के इलेक्शन में अमित शाह समेत जेपी नड्डा वगैरह सारे नेता उतर गए थे। वो चाहे पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो, जहां 3 से 77 सीटें बीजेपी कर गई, कमाल वो भी है। ये ठीक है कि 200 पार का नारा दे रही थी, लेकिन चुनाव में पता होता है कि हमको पूरी ताकत लगानी है और पूरी ताकत के साथ बीजेपी उतरती है और हर चुनाव में वो एक सेट पैटर्न जो है, कैसे अपने लोगों को, अपने गठबंधन के दलों को, अपनी पार्टी के भीतर तमाम नेताओं को एक साथ रखना है, एक मंच पर रखना है, उनके लिए दावतें तब भी दी गईं, उनके लिए रात्रि भोज तब भी किए गए। एनडीए की बैठक अलग से, बीजेपी के सांसदों की बैठक अलग से तब भी हुई और यह चल रहा है। इससे पहले जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति पद से रिटायर हुए, हटे, तो वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बने और एनडीए के उम्मीदवार जब 2017 में वो बने, उस समय भी नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी 2024 से 14 से 19 वाली। 282 सीटें बीजेपी के पास अपनी थीं और उस समय एक रिपोर्ट कहती है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी से उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू को समर्थन देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की। वो दल जो वहां सत्ता में है लेकिन गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उस दल के साथ उन्होंने अनुरोध किया उसके नेता को, पलानीस्वामी को, कि आपके जितने भी सांसद हैं,
मेरे कैंडिडेट एनडीए कैंडिडेट को वोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। यह अपील उनकी तब की थी। और वेंकैया नायडू की जीत के लिए भी एनडीए के सभी नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और हर बार चुनाव हुआ। कैंडिडेट हर बार विपक्ष की तरफ से उतारा गया है। इस बार जो कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू गच्चा दे देंगे, आंध्र का जो पत्ता है वो चल जाएगा। आंध्र प्रदेश से कैंडिडेट अगर इंडिया गठबंधन ने उठाया है तो कारण ये है कि चंद्रबाबु नायडू के लिए असमंजस पैदा किया जाए। अगर चंद्रबाबू नायडू असमंजस में आ सकते हैं क्योंकि इंडिया इंडिया अलायंस का कैंडिडेट आंध्र प्रदेश का है, तो वो असमंजस या धर्म संकट की स्थिति तो फिर स्टालिन के सामने भी होगी क्योंकि एनडीए का जो कैंडिडेट है वो तमिलनाडु से है। इसलिए ऐसा नहीं है। और अगर चंद्रबाबू नायडू के बेटे का प्रधानमंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री का डर है, प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू उनके बेटे को अपने पाले में लाने के लिए, एनडीए के साथ बने रहने के लिए, वोट करने के लिए इस तरह की बैठक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक मंत्री हैं, उस पार्टी जो टीडीपी एनडीए का हिस्सा है, उसके स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं। 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में टिकट किसको मिलेगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, इलेक्शन कैंपेन क्या होगा, वो सब चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने ही तय किया था। और नारा लोकेश की जो काबिलियत है वो सिद्ध है। तो जाहिर है वो अपनी सरकार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए मिलने आए हैं, तो प्रधानमंत्री ने हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है, इसको लेकर के बात की हो, लेकिन उनकी बात पार्टी में चलती है। उनकी बात आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू कहने के लिए फेस हैं, लेकिन मानी उन्हीं की जाती है, नारा लोकेश की। तो ज़ाहिर है कि पार्टी का अहम दल है, उसके वो महत्वपूर्ण नेता हैं, अगर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आते हैं, तो यह डर कि अरे! मोदी जी को तो बहुत डर हो गया है, चंद्रबाबू नायडू कहीं चले ना जाएँ, उनके साथ कहीं आंध्र प्रदेश वाला पत्ता जो है वो दोस्ती है उनकी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के साथ। अब रेड्डी साहब के साथ चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती है, तो चंद्रबाबू नायडू की नरेंद्र मोदी के साथ भी दोस्ती है। सियासत में सब कुछ जो है वो फ़ायदे से चलता है। चंद्रबाबू नायडू को नुकसान क्या होने जा रहा है? चंद्रबाबू नायडू को फ़ायदा ही फ़ायदा है। इंडिया अलायंस की स्थिति कोई भी बनती है, उसमें ऐसी भगदड़ है, इतने दल हैं कि उन दलों के बीच में कभी भी एक राय नहीं बन पाएगी। एकमुश्त होकर के सरकार चलाने की स्थिति बनना मुश्किल है। वैसी मुश्किल स्थिति में चंद्रबाबू नायडू अपने आप को क्यों डालेंगे? नहीं डालेंगे। नीतीश कुमार के पास कोई संकट है ही नहीं इस बार के चुनाव से पहले, इसलिए ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो लगातार मैं वीडियो देखता हूँ कि बहुत डर है, इस बार कुर्सी हिल रही है। इस बार तो बीजेपी के भीतर के नेता ही खेल करने वाले हैं। इस बार तो इंडिया अलायंस के दल ही जो है, वो गच्चा दे देंगे। ये सीक्रेट बैलेट्स जो वोटिंग होती है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, यह सीक्रेट बैलेट ही सारा पोल खोल देगा। ये सीक्रेट रास्ता जो है, वो नरेंद्र मोदी के लिए बाहर जाने का रास्ता बना देगा। ये सब बेकार की बातें हैं। राजनीति को और सत्ता के समीकरण को समझना, साधना ज़रूरी होता है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इंडिया एनडीए अलायंस कोई संकट में नहीं है। कहीं कोई ऐसी बात होती जो गिरह गाँठ के तौर पे आपको दिखाई पड़ जाती और आप कहते कि हाँ, यहाँ से एक कारण बनता है इस दल के बाहर निकल जाने का या इसका वोट नहीं करने का। बीजेपी के भीतर क्या नेता वोट नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। बीजेपी में एक अनुशासन है, बीजेपी अनुशासित पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी के भीतर कोई वैसी बगावत नहीं हो सकती, बीजेपी के भीतर टूट नहीं हो सकती है। बीजेपी एक अपने तरीके से, आप समझिए कि नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर प्रधानमंत्री भी आज अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहा है क्योंकि संघ की सहमति उस पर नहीं मिल पा रही है। संघ और नरेंद्र मोदी के बीच में किसी ऐसे नाम पर सहमति बने जिसको पार्टी की कमान दी जाए, अभी वो नाम सामने नहीं आया है। तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भी ऐसी स्थिति है, इससे अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो सकती है? जाहिर है कि आप अपनी सब नहीं कर सकते हैं। तो पार्टी एक अलग तरीके से चल रही है वो, आप कुछ भी कह लें। लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं, उनकी रणनीति अपनी होती है, वो 24/7 365 डेज़ लगातार चुनाव प्रबंधन और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने के जितने रास्ते हुए, उनमें लगे रहते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं और
कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, भले ही जीतने की गारंटी 100% उनके पास हो। इसलिए मैंने आपके सामने 2014 और 2019 के राष्ट्रपति पद के चुनाव और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान एनडीए और बीजेपी के भीतर क्या-क्या हुआ, कितने सेशंस लिए गए, वोट करने के लिए कैसे उनको ट्रेन किया गया और कैसे सबको एक साथ जोड़ करके जीत सुनिश्चित की गई, यह बात मैंने आपके सामने रखी। इसलिए ये सिर्फ एक ख़्याल है और क्योंकि व्यूज़ मिल रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाते हैं, आपकी अपनी एक पहचान बन गई है कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही बोलेंगे, तो बोलने से वो लोग आते हैं। जैसे उनके पक्ष में बोल देंगे, वैसे ही वो सारे व्यूअर अचानक बिदक जाएँगे। फिर वो व्यूज़ और पैसे का खेल बिगड़ जाता है। इसलिए एक नैरेटिव हमारा है, एक स्टैंड हमारा है और हम उसके मुताबिक अपने कारण ढूँढते हैं। उन कारणों को आपस में जोड़ कर के एक तस्वीर बनाते हैं। वो तस्वीर भले ही सच से कोई वास्ता रखती नहीं हो, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लोग आएँगे, वो इसी तरीके से खुश होते हैं और यह खुशफ़हमी बना कर के रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये बस कुछ 1 घंटों की बात है। 9 तारीख की रात में ही मुझे लगता है कि नतीजे आपके पास आ जाएँगे और ये जितने भी नैरेटिव हैं, जितने भी ख़याली पुलाव हैं और मन से जितनी भी चीज़ें कही जा रही हैं, इन सब का पटाक्षेप हो जाएगा और सच आपके सामने आ जाएगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब किया कीजिए, व्यूज़ लाइक किया कीजिए और मेरी कोशिश रहती है कि एक ऐसी स्थिति बना के रखी जाए जिसमें फैक्ट्स हों, एक रेशनैलिटी हो और आपके हक में बात की जा सके। लकीर के उस तरफ या लकीर के उस तरफ जा कर के लगातार एक ही तरीके से डंडा पीटने से अगर बहुत भीड़ आ रही है, तो भीड़ मुझे चाहिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि कंटेंट पर आप बात करें, फैक्ट्स के साथ आप मेरे साथ जुड़ें और आपको मुनासिब लगता है कि ठीक है, तो ठीक है, आपको लगता है कोई और बदलाव किया जाना चाहिए, तो वो भी सलाह आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं फिर कहूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। नमस्कार।